हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग D2+B TGT SST के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये 4th पेपर है। इसके पहले 3 पेपर को डिस्कस किया था, जिसकी एक प्ले लिस्ट भी है सेपरेट D2+B TGT SST के लिए। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। तो ये 1918 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषणों को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतया समाप्त करना, शोषकों के प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलना तथा समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना। इसके माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। 1932 का समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, तो वो था पूना समझौता। तो पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को MR जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण यह समझौता हुआ था और इसके तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया था। इसमें दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या में 80% की वृद्धि की गई थी। जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जॉल्वे राइन का गठन किया था। तो यह सीमा शुल्क संघ का गठन किया था और जॉल्वे राइन सीमा शुल्क संघ का गठन प्रुशिया की पहल पर किया गया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था, जॉल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो यह आता है 1917 में। तो रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 से लगातार विरोध कर रहे थे। तो 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया और 25 फरवरी 1970 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और प्रदर्शनकारियों ने रोटी वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए और 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूरों तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत मतलब कि स्थानीय स्वशासी संगठन या परिषद का गठन किया। 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए किस रूप में भी जाना जाता था। तो यह पूर्वाभ्यास के रूप में जाना जाता था, ड्रेस रिहर्सल। तो दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति होती है, जिसने 1917 की आरंभ होने वाली क्रांति की भूमिका को तैयार किया था। इसके अधीन राजशाही शासन समाप्त हो गया था और जार निकोलस को मार दिया गया, लेकिन लेनिन ने 1905 की क्रांति को द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला कहता है कि अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, गलत है ये। और दूसरा कहता है कि अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। ये दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रूस में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते थे। जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूसीकरण की नीति अपनाई जाती है। इसके अनुसार जो रूस था, रूस वासियों के लिए था। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस नीति को कठोरता से अपनाया गया। अल्पसंख्यकों की भाषाओं पर रोक लगा दिया गया। जॉर्जिया, पोलैंड तथा बाल्टिक क्षेत्र में 1905 में भीषण विद्रोह हुए, जिसे जार निकोलस द्वितीय ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया। 1927 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का एक प्रस्ताव पास किया जाता है। तो ये किया जाता है मद्रास अधिवेशन में। और साइमन कमीशन के विरोध में कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर लोगों ने काले झंडे दिखाए। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लाला लाजपत राय आदि नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये रखा था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। इसे ही सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रोलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था। तो ये संबंधित था नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह होता कब है, 1917 में, और यह नील की खेती से संबंधित था। तो इसके अंतर्गत जो किसान थे उनको अपनी जमीन के 30/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे ही दिन खटिया पद्धति कहते थे। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है 1853 में। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या फिर जिसे हड़प नीति के तहत देसी रियासतों या राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, जिसमें सबसे पहले सतारा को मिला था 1848 में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 तथा करौली को 1855 और अवध को 1856 में मिलाता है।
फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक्स नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी? तो ये कहा गया था चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन के द्वारा। नेक्स्ट है, तीसरे स्टेटस ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल मतलब कि नेशनल असेंबली घोषित किया था? तो ये हो जाएगा 17 जून 1789 को। तो 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल में सम्राट लुई 16वें ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें से 600 से अधिक तीसरे स्टेज के मेंबर थे और 300 पादरियों में से 200 से अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ थे। और यही कारण था कि 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा मतलब कि नेशनल असेंबली घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? तो इसमें था स्टेटस जनरल की सभा को बुलाना और बैस्टिल की तूफान मतलब कि बैस्टिल का तूफान। लुई 16वें का उद्गम नहीं होगा, इसमें होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है और इसी समय 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और इस क्रांति का प्रारंभिक चरण 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक से प्रारंभ होता है। उसमें तीसरे स्टेटस मतलब कि जो कि जनसाधारण वर्ग था, इसका प्रतिनिधित्व अधिक था। तीसरे स्टेटस जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे स्टेटस जनरल के अनुसार क्या था कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि चाहते थे कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और सम्राट ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने विरोध जताया और बाहर चले गए और 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में वो जमा हुए और स्वयं को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली गई कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनेगा तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। तब 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब्जा कर लिया और कैदियों को छुड़ा लिया। इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति है इसका प्रारंभिक चरण शुरू होता है। किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोनकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? तो हो जाएगा 1889 में। लेनिन की बात करें तो एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सरकार संभाली और इसी अधिग्रहण को अक्टूबर क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। लेनिन ने रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य की स्थापना करी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था? तो ये किया गया था 1878 में। इसके द्वारा वॉइस राय होता है लॉर्ड लिटन और इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। केवल जो ब्रिटिश समर्थक थे पायनियर, इसने ही इस अधिनियम का समर्थन किया था। राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? तो ये थी मैरी एंतोइनेट। तो 1774 ईस्वी में बूर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है और उसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट के साथ। तो लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में राजा बनता है। 1857 के विद्रोहियों के द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया जाता है? तो ये बिरजिस कादिर को। 1857 की विद्रोह की आग मेरठ से निकलकर दिल्ली, अवध प्रांत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि स्थानों तक पहुंची थी और अवध प्रांत में विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में बिरजिस कादिर जो कि बेगम हजरत महल के अल्पवयस्क पुत्र थे, इनको ताज पहनाया। और इस विद्रोह में किसान, जमींदार, सैनिकों इन्होंने नवाब का साथ दिया था तथा विद्रोहियों ने अवध में स्थित रेजिडेंसी में आग लगा दी थी जिससे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है और अवध प्रांत में विद्रोह का दमन किया था सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। कब फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्ति वोट देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया गया। तो हो जाएगा दिसंबर 1788 में। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह 1963 में शुरू होती है, तो इसका बिल्कुल गलत है। ये 1963 में नहीं शुरू होती है, यह 1956 में शुरू होती है, ना कि 63 में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इसने तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया था, ये करेक्ट है। तीसरा कहता है कि पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था इसे, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग किया। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने सभी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं को करा रखे हैं और बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में अवस्थित है, मतलब कि कौन सी
परतीय अवस्था में है। पहला कहता है कि सियाल परत के नीचे, दूसरा कहता है कि निफे परत के ऊपर। तो इसके दोनों कथन सही होंगे। तो यदि हम बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो सपोज ये पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इसका सबसे ऊपरी पार्ट बना है सियाल से मिलके, मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। एंड देन जो मेंटल है ये बना है सीमा से। एंड यदि हम बात करें सबसे आंतरिक भाग मतलब कि कोर की, तो ये बना है निफे से, मतलब निकेल प्लस आयरन। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को डोल ड्रम नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा भूमध्य रेखी दाब पेटी को। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती हैं, अतः इसीलिए शांत दाब या इसे डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है, साथ ही मौसम के अनुसार इनकी स्थिति तथा विस्तार में भी चेंज होता है। सूर्य के उत्तरायण, मतलब कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, नॉर्थ में होता है, उस समय यह दाब पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब यह पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था, और यह 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्साई की संधि का परिणाम था। इस संधि के परिणाम स्वरूप इटली में फासीवाद, जो कि मुसोलिनी, तथा जर्मनी में नाजीवाद, जिससे संबंधित हिटलर जैसी निरंकुश शक्तियां उभरी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालिक कारण हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को जाना जाता है, तो इन्हें आइसो बार के नाम से जाना जाता है। और एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, और समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहेड्स कहलाती हैं, तथा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भ वेतक का सही युग्म बताना है। तो पर्वत निर्माणक भू अभिन्नति सिद्धांत या कोबर कथा करेक्ट है। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा दिया गया है, ये भी करेक्ट है। रेडियो एक्टिवता सिद्धांत जॉली के द्वारा दिया गया है। तो इसके तीनों कथन करेक्ट है। ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं, इनको किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें हम ओला के रूप में जानते हैं। और यदि हम बात करें तुषार की, तो वर्षा जो बादलों से गिरती है लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले जम जाती है, वही तुषार वर्षा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है? तो ये हो जाएगी अरेबियन प्लेट। तो पृथ्वी की भूपर्पटी को निम्नलिखित बड़ी प्लेटों में विभक्त किया गया है, जिनमें कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट तथा साउथ अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन 3 बड़े देशों ने किया था? तो उनमें थे यूएसए मतलब अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन। तो इसमें कोई भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति संधि समझौते के माध्यम से हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति या शांति समझौते के माध्यम से हुई थी 1919 में। पेरिस में गठबंधन शक्तियों कौन कौन सी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान, इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। और पेरिस शांति सम्मेलन के वास्तविक आयोजक में 3 बड़े देशों के प्रतिनिधि थे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे, ब्रिटेन के राष्ट्रपति लॉर्ड जॉर्ज तथा फ्रांस के विदेश मंत्री क्लीमेंस्यू थे। और पहली बार इस सम्मेलन में गैर यूरोपीय सदस्य देशों जैसे अमेरिका, जापान आदि ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 32 देशों, जिनमें अधिकांश गठबंधन के देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट है यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी यह प्रमुख यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने उपनिवेशों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसका दूसरा सही नहीं है, केवल पहला सही है। यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संबंध में अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य टकराव उत्पन्न किया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। यूरोपीय देशों को कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी, और इन देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना करी। एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल ये सभी यूरोपीय देशों में होड़ मच गई थी।
जैसे कि भारत में ब्रिटिश फ्रांस युद्ध होता है, ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच भी युद्ध होता है अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? तो ड्यूस ये इटली के नेता के द्वारा प्रयोग किया गया था, करेक्ट है। फ्यूहरर ये जर्मनी में नेता के द्वारा, तो इसके दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है? तो हो जाएगा चूना पत्थर। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और लोयस इसी का उदाहरण है। शेल की बात करें, यह यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है। यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है, तब वायुमंडल का ऊष्मा बजट सम्मिलित करता है 48%। फासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ युग्म सही नहीं है? धनिक तंत्री वर्ग, इनका संबंध उनके उपनिवेश होते थे, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें सही नहीं बताना है। सर्वहारा वर्ग, उनके उपनिवेश नहीं थे। तो धनिक तंत्री वर्ग के उपनिवेश थे और सर्वहारा वर्ग के उपनिवेश नहीं थे, तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन इसमें सही नहीं बताना है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता था, तो हो जाएंगे पूंजीपति। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी होते थे। पूंजीवाद के तहत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। पूंजीवाद का शुद्धतम रूप मुक्त बाजार या हस्तक्षेप पूंजीवाद है। यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? तो यह चार्ल्स फूरियन थे। चार्ल्स फूरियन यह फ्रांसीस समाजवाद के भीतर एक नारीवादी परंपरा के समर्थक संस्थापक थे। क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, किसकी? तो यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह यह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम थी? तो ये थी WCED। WCED स्टैंड फॉर वर्ल्ड कमीशन एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग है WCED। इसने हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके अध्यक्ष थे ग्रो एलम ब्रटलैंड, इसलिए इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट नाम दिया गया। और WCED की स्थापना होती है 1983 में। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? तो इसमें एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक पूंजीवादी दार्शनिक हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है। यदि बात करें कार्ल मार्क्स की, तो यह लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। ये पूंजीवाद के विरोधी और समाजवाद तथा साम्यवाद के समर्थक थे। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित की थी। और कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। इसमें उन्होंने शोषण के सिद्धांत मतलब कि थियरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया था? तो ये 1920 में किया था। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया था? तो यह किया था 1920 में। और यह पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, उसके कारण आने वाले ज्वर को क्या कहते हैं? तो उसे नीप ज्वर कहते हैं, मतलब कि नीप टाइड्स। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उसके कारण आने वाले ज्वर को निम्न ज्वर कहते हैं। इस समय चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यदि बात करें स्प्रिंग ज्वर कब होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वरीय उभार अधिकतम होगा, जिसे वृहत ज्वर भाटा कहते हैं। और स्प्रिंग ज्वर महीने में 2 बार पूर्णिमा तथा अमावस्या के अधीन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? तो इसमें हो जाएगा 7 वर्ष और अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 और अधिक आयु की जनसंख्या।
तो यदि हम प्रभावी साक्षरता दर के फॉर्मूले की बात करें तो हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई 7 वर्ष और अधिक आयु की कुल संख्या इंटू 100। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसमें कृषि क्रियाकलाप नहीं कार्य करते हैं, बाकी शहरीकरण, खनिज संसाधन की उपलब्धता तथा राजनीतिक निर्णय, ये सभी जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारक हैं। पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के किस राज्य से होता है? तो ये होता है गुजरात से। और पश्चिमी घाट का विस्तार ये अरब सागर के तट के समांतर कितना है? 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। महाबालेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र ये सभी यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं महाराष्ट्र की। यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने जो कि महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। रबड़ की फसल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। करेक्ट है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और भारत में रबड़ मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। लूनी नदी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से होती है? तो होती है राजस्थान से। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई, और इसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसमें होगा चाइना। IUCN के रेड डाटा लिस्ट द्वारा निम्न श्रेणियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें वल्नरेबल स्पीसीज, नियर थ्रेटेंड, ये दोनों ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा है? तो इसमें हो जाएगा बाढ़ तथा सूखा। टर्नेडो इसमें नहीं आएगा। बाढ़ तथा सूखा को संचयी वायुमंडलीय आपदाएं माना जाता है। बाढ़ और सूखा के विनाशकारी नतीजों ने पिछले 2 दशकों में 3 अरब लोगों को प्रभावित किया है। और केंद्र में कम दाब वाली मौसम प्रणाली को टर्नेडो कहा जाता है। टर्नेडो एक वायुमंडलीय आपदा है। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित देशों को सुमेलित युग्म में से सही है? तो महान झील प्रदेश को USA को जाना जाता है। करेक्ट है। लॉरेन प्रदेश कहाँ पे है? फ्रांस में, ये भी सही है। कांटो साउथ कोरिया में नहीं है। तो इसका तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जो है ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, और लॉरेन प्रदेश ये कोयला तथा लौह इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। कांटो कहाँ है? ये जापान का है। आपदा के उपरांत राहतकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रथम कार्य क्या होता है? तो होता है क्षेत्र का आकलन करना। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो हो जाएगी अटल टनल। ये हो जाएगी अटल टनल। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीकी और मैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। और यह 9 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर तथा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका दिबांग ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला भी अरुणाचल में है। नीतिला ये UK में है। और थांगला ये लद्दाख में है। तो इसमें कोई भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यदि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे मिलेगा शिपकीला दर्रा। निम्नलिखित में से किस जनांकिकी संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? तो ये होते हैं पहले चरण में। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WS थॉम्सन ने 1929 में किया था। और फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1947 में इसका विस्तार किया था। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि का अवस्था होती है। सेकंड अवस्था में उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था होती है। तृतीय अवस्था में कम होती जन्म दर तथा न्यूनतम मृत्यु दर, कम जन्म दर, न्यूनतम मृत्यु दर तथा कम होती जनसंख्या की अवस्था। चतुर्थ अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या में वृद्धि की अवस्था। पांचवी अवस्था बात करता है जन्म दर मृत्यु दर से भी कम होती है और ऋणात्मक वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो इसमें हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं? तो इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज तथा रासायनिक उर्वरक ये दोनों ही प्रभावित करते हैं।
भारत के किस प्रदेश में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो यह पश्चिमी घाट तथा असम की पहाड़ियाँ, इन दोनों में पाई जाती है। लेटराइट मृदा को लीचिंग मृदा भी कहते हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा और वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। नाग टिब्बा चोटी हिमाचल की किस श्रेणी में स्थित है? तो यह है निम्न हिमालय में। तो जो नाग टिब्बा है ये उत्तराखंड में है और ये लेसर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? तो इसमें कामेत की ऊंचाई है 7756 मीटर, नंदा देवी की है 7817 मीटर, लेकिन केदारनाथ की ऊंचाई 7000 से ऊपर नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2। कामेत पर्वत ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में। कंचनजंगा के बाद जो नंदा देवी है ये भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा के बाद। और केदारनाथ ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई है 3584। चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के छत उपयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं पिरामिडीय छत। निम्नलिखित कथनों में से योजना आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उत्तरदायी था, करेक्ट है। यह संवैधानिक निकाय था, तो यह संवैधानिक निकाय नहीं था, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है, क्योंकि यह एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी थी और इसने एक सलाहकार निकाय के रूप में काम किया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को और यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य था देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभाव तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब कि नीति आयोग का गठन किया जाता है। सुनामी तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका पहला कहता है कि सुनामी समुद्र की ओर ले जाने वाली नदियों और धाराओं की यात्रा कर सकती हैं, करेक्ट है। सभी निम्नवर्ती तटीय प्रदेशों में सुनामी आ सकती है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि तटीय मैदान पर सुनामी की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो सुनामी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो सकती है, लेकिन अधिकतम नहीं, क्योंकि अधिकतम इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि सुनामी दिन या रात किसी भी समय आ सकती है, तो ये सब करेक्ट है, तीसरा गलत है। बिना कूपन भुगतान करने वाले सरकारी बॉन्ड क्या कहलाते हैं? तो ये शून्य कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। शून्य कूपन बॉन्ड को प्रोद्भवन बॉन्ड मतलब कि एक्यूरेल बॉन्ड भी कहा जाता है। यह एक ऋण सुरक्षा साधन है जो ब्याज का भुगतान नहीं करता है। शून्य कूपन बॉन्ड के क्रय मूल्य और सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बाजार और मेले। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के लिए 7वीं अनुसूची में दिया गया है 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और बाजार और जो मेले हैं ये राज्य सूची से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे शिक्षक तथा औद्योगिक दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा चक्रीय बेरोजगारी या ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। प्रत्येक राज्य में एक क्या होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभावी होता है? तो हो जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 243 के क्लॉज 1। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। तो संविधान के अंडर आर्टिकल 169 में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन का प्रावधान करता है और आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है। प्रेजेंट में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा यूपी। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? तो इसमें हो जाएगा स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव तथा जलापूर्ति। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, क्योंकि जो सार्वजनिक टीकाकरण है यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं कीमत स्थिरता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए, समृद्धि में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। इसमें हो जाएंगे दोनों। भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? तो उसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और गुलजारी नंदा ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष तथा मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे हैं। निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है? तो हो जाएगा शिवसेना। भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई है? तो हो जाएगी 1901 से लेकर 1921 तक।
1911 से 21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी, लेकिन 1921 के बाद भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नीचे दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी होती है। करेक्ट है। दूसरा कहता है कि आर्थिक समृद्धि मापने योग्य है लेकिन आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता। तो इसके दोनों कथन सही है। संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघवाद विविधताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है। करेक्ट है। संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को। दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। तो इसके तीनों कथन सही है। वे जिस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं उसके संदर्भ में एक वस्तु पर लगाए गए टैरिफ को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा सुरक्षात्मक टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ तथा रेवेन्यू टैरिफ। तो इसमें हो जाएंगे बोथ। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक सेक्टर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विनिर्माण। यदि हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में वे सभी गतिविधियां आती है जो कृषि कार्य से संबंधित हैं, जिसमें कृषि से संबंधित है पशुपालन, मत्स्यिकी, वानिकी, खनन तथा उत्खनन। तो सेकेंडरी सेक्टर में वे गतिविधियां आती है जिनके द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है, जैसे कि निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल तथा बिजली आपूर्ति। और टर्सरी सेक्टर वे क्षेत्र हैं जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं बेसिकली, और इसे ही सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएं आती है, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने उपयोगों के लिए आंकड़े प्रदर्शित करता है? तो यह करता है 4। तो M1, M2, M3 और M4 मुद्रा आपूर्ति के 4 उपाय हैं। M1 मुद्रा की आपूर्ति का सबसे तरल माप है, M4 सबसे कम तरल है, M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को वृहद मुद्रा कहा जाता है। यदि हम तरलता के घटते क्रम में मुद्रा की आपूर्ति की बात करें तो M1 या जनता के पास मुद्रा मतलब कि नोट एवं सिक्के प्लस मांग जमा प्लस RBI की जमाएं आती हैं। M1, M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाएं आती हैं। M3 के अंतर्गत M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध अवधि जमाएं आती हैं। और M4 के अंतर्गत M3 प्लस जो डाकघर बचत संगठन होते हैं उनकी पास की कुल जमाएं आती है, मतलब कि राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। इसमें भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लोकसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा का उपयोग करके कराया जाता है। गलत है ये। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। इसके मतदान के लिए निर्धारित आयु 60 वर्ष है। इसके मतदाता के लिए निर्धारित आयु 60 वर्ष है। इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं सकता। तो इसका तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वयस्क को वोट देने का अधिकार है, जो उसको जीवन भर रहता भी है, और मतदाता की कोई अधिकतम आयु नहीं है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण साधन बॉन्ड के संबंध में सही है? तो पहला कहता है कि बॉन्ड का उपयोग केवल संप्रभु सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। पहला गलत है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वे प्रतिभूतियां हैं जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं होती है, ये करेक्ट है। तीसरा कहता है कि बॉन्ड के मालिक कर्जदार होते हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। भारतीय साम्यवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना 1930 में नहीं 1925 में होती है। यह मार्क्सवाद से प्रेरित है, करेक्ट है। 1957 के चुनाव में CPI संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसकी अपनी आयु पूरी नहीं कर लेता। कितना? तो 35 वर्ष तक की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिला देता है, करेक्ट है। यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों के द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। तो इसके दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। किसमें? ये हो जाएगा अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज A में। और इसी के लिए संसद के द्वारा 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में विशेष प्रावधान है किस राज्य से संबंधित? तो ये है कर्नाटक से संबंधित। नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में।
लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? तो हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है मित्रा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के विशिष्ट मुद्दे से हुई थी। इसका उद्देश्य था बांध को बनने से रोकना। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। 316 में कहा गया है संयुक्त आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक पद धारण करेगा। निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के बारे में कौन सा सही है? विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, करेक्ट है। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मध्यावधि मतलब कि मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। और मध्यावधि चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा को उसके सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है, तब होते हैं मध्यावधि चुनाव। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के द्वारा कुछ अधिनियम और विनियमों को सत्यापन किया गया है? यह क्या गया है? 9वीं अनुसूची। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची हैं। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को मतलब 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था।